नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? क, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लू प्रिंट था। ख, उसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ग, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। घ, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। उत्तर ख। प्रश्न नंबर 2, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? क, नियोजन। ख, उदारीकरण। ग, सहकारी खेती। घ, आत्मनिर्भरता। उत्तर ख। प्रश्न नंबर 3, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। क, बॉम्बे प्लान से। ख, सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से। ख, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से। ग, किसान संगठनों की मांगों से। क, सिर्फ ख और घ। ख, सिर्फ क और ख। ग, सिर्फ घ और ग। घ, उपयुक्त सभी। उत्तर घ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित का मेल करें। क, चरण सिंह। ख, पीसी महाल महाल नोबिस। ग, विहार का अकाल। घ, वर्गीज कुरियन। नंबर 1, औद्योगिकरण। नंबर 2, जोनिंग। नंबर 3, किसान। नंबर 4, सहकारी डेयरी। प्रश्न नंबर 5, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? उत्तर, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद कायम था। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। विकास के संबंध में मुख्य मुद्दा यह था कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश के औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि साम्यवादी मॉडल के समर्थक कृषि के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर आवश्यक आवश्यक समझते थे। इन परिस्थितियों में सरकार दुविधा के पड़ गई कि किसान की विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, परंतु आपसी बातचीत तथा सहमति का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। प्रश्न नंबर 6, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किस अर्थों में अलग थी? उत्तर, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय एक दूसरे पंचवर्षीय योजना के प्रमुख अंतर यह था कि यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया, वहीं दूसरी योजना में भरी उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 7, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। उत्तर, 1960 के दशक में भारत को राजनीतिक एक आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और खाद्य पदार्थों में भी कमी होने लगी। अतः भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने का निर्णय किया ताकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। यहीं से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई, जिसके कारण भारत ने दूसरे देशों को निर्यात किया। नंबर 2, फसल क्षेत्र में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। नंबर 1, हरित क्रांति के कारण भारत में चाहे खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, परंतु वह थोड़े दिनों के लिए ही था। आज भी भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। नंबर 2, हरित
क्रांति की सफलता पूरे भारत में न होकर केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 8, पंच दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे? उत्तर, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय एक दूसरे पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर यह था कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया, वहीं दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया। आलोचकों का मत था कि नियोजित ढंग से कृषि को पीछे धकेलने के प्रयास किए जा रहे थे। इस योजनाओं में औद्योगिकरण पर बल देने के कारण कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को क्षति पहुंचाई गई। औद्योगिकरण के समर्थकों का तर्क था कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर को तेज किए बिना भारत को विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। इन विचारकों ने औद्योगिकरण को कृषि को अपेक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को निम्नलिखित आधारों पर उचित ठहराया था। नंबर 1, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। नंबर 2, कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास की दर अधिक तीव्र है। नंबर 3, औद्योगिक वस्तुओं की मांग की आय लोच बहुत अधिक है और निर्मित वस्तुओं के निर्यात के अवसर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। नंबर 4, विदेशी निवेशक कृषि की अपेक्षा उद्योगों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के औद्योगिकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। नंबर 6, कृषि के क्षेत्र में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं और इससे अभी हम अपनी आवश्यकता के लिए ही अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जो विदेशी में खाद्यान्न का निर्यात करके कैसे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही नीति क्षेत्र को खुला छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष या में अपने तर्क दीजिए। उत्तर, आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था पर राज्य की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया था, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। अतः कई विद्वानों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भारत को शुरुआत में ही नीति क्षेत्र को खुली छूट दी जानी चाहिए थी, परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि आज़ादी के समय भारत की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सरकार निजी क्षेत्र को खुली छूट दे देती। उस समय कृषि क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम था तथा कृषि क्षेत्र का विकास राज्य के नियंत्रण अधीन ही अधिक ठीक ढंग से हो सकता था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आज़ादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संसाधनों के संकीर्ण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियां अपनाई और उसके बढ़ावे के लिए विदेश कदम उठाए। ऐसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी पर जायज ठहराया गया। नंबर क, यहाँ लेखक किस अंत विरोध की चर्चा कर रहा है? ऐसे अंत विरोध
के राजनीतिक परिणामों क्या होगा। ख, अगर लेखक की बात सही है तो फिर बताएं कि कांग्रेस इस नीति पर क्यों चल रही थी। ग, क्या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उसके प्रांतीय नेताओं के बीच भी कोई अंतर्विरोध था। उत्तर क, लेखक कांग्रेस पार्टी के अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास रखती थी, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार निजी निवेश को बढ़ावा दे रही थी। इस प्रकार के अंतर्विरोधी से देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलने की संभावना रहती है। ख, कांग्रेस इस नीति पर इसलिए चल रही थी क्योंकि कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लोग सम्मिलित थे तथा सभी लोगों के विचारों को ध्यान में रख कर ही कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का कार्य कर रही थी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि विपक्षी दलों के पास आलोचना का कोई मुद्दा न रहे। ग, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रांतीय नेताओं में कुछ हद तक विरोध पाया जाता था। जहां केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देता था, वहीं प्रांतीय नेता प्रांतीय एवं स्थानीय मुद्दों को महत्व देते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।